किसी मुल्क का एक बादशाह था, उसके यहाँ एक शहज़ादा था और इसके अलावा कोई औलाद ना थी। उस बादशाह की एक इंतहाई बुरी आदत ये थी कि वो बेटियों को पसंद नहीं करता था। और कुछ ही अरसे के बाद मलका फिर से हामला हो गई और बादशाह सलामत ने किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना था। तो कुछ ही टाइम के बाद वो दूसरे मुल्क के दौरे पे चले जाते हैं और अपनी मलका को ये पैगाम देते हैं कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो मुझे तुमने खुशखबरी सुना देनी है, और अगर बेटी पैदा हुई तो तुमने उसको कत्ल करके दफना देना है। जैसे ही बादशाह सलामत दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, जाने के 3-4 हफ्ते के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। मलका आलिया इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं अपनी औलाद को किस तरीके से अपने हाथों से कत्ल करवाऊँ। और ममता जाग चुकी थी और मलका आलिया के चेहरे से परेशानी और खौफ झलक रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एक दाया मौजूद थी। उस दाया ने बोला कि मलका आलिया आप क्यों परेशान हैं? तो मलका आलिया ने कहा कि बादशाह सलामत का ये हुक्म है कि उसकी बेटी को कत्ल कर दिया जाए, तो मैं माँ हूँ, मैं अपनी औलाद को अपने हाथों कैसे हलाक करवा दूँ? तो ये मुझसे नहीं हो पा रहा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कोई भी इसका हल मालूम नहीं हो रहा। तो दाया ने ये कहा कि मलका, एक काम हो सकता है, अगर आप ये अपने महल में मशहूर कर दें कि ये इस दाया को मैंने बेटी दी है और ये हलाक कर आई है, और इस बच्ची की परवरिश के लिए आप मुझे कुछ एआनत कर दें ताकि मैं इसकी अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं। तो मलका आलिया ने ये बात सुनकर इसको कबूल कर लिया और उसको बोला कि ठीक है, और बहुत सारे सोना जेवरात उसके हवाले कर दिए और उसको बोला कि तुम इसको ले जाओ और इसकी भरपूर तरीके से परवरिश करो। तो दाया ने यही किया। दाया उसको ले गई और पीछे मलका आलिया ने पूरे महल में ये ऐलान करवा दिया कि उसकी बेटी को लेकर चले गए हैं और उसको हलाक कर दिया जाएगा। तो उधर दाया ने उस बच्ची को अपनी नवासी का लक़ब दिया और उसको नवासी कहकर अपना दुनिया वालों को शो किया। वक्त गुज़रता रहा। बादशाह सलामत जब वापस आए, उन्होंने ये ख़बर सुन ली और उसके बाद मलका आलिया को दाया कभी कभार उसकी बेटी को मिलवाने के लिए ले आती थी जब बादशाह सलामत ना होते, या वो उनसे बचा कर मलका आलिया से उस बच्ची को मिलवा जाती। हकीकत में वो बच्ची इंतहाई ख़ूबसूरत थी। हकीकत में तो वाकई वो एक शहज़ादी थी, लेकिन उसकी परवरिश अब दाया के घर में हो रही थी। वक्त गुज़रते गुज़रते दिनों, हफ्ते, महीने और सालों गुज़र गए और वो बच्ची जो है परवान चढ़ती रही और एक दिन आया वो इंतहाई ख़ूबसूरत खूबरू नौजवान लड़की में तब्दील हो गई। एक दिन बादशाह सलामत अपनी सवारी पर सड़क पे जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वो दाई के साथ वो बच्ची भी मौजूद है और वो जा रही है। तो बादशाह सलामत की नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो वो फरेफ्ता हो गया और वो उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा हो गया और उसने अपने वज़रा को बोला कि जाओ मेरे लिए इस लड़की का रिश्ता मांग कर लाओ। तो वज़रा और वकील दाई के पास चले जाते हैं और जाने के बाद बादशाह सलामत की जो पेशकश थी, बादशाह सलामत का जो रिश्ता था, वो उसके गोश गुजार करते हैं। और ये सुनते ही दाई के औसान ख़ता हो गए कि इस मसले का हल अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए वज़रा को और वकील को ये जवाब दे दिया कि हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारा और बादशाह के साथ हमारा कोई जोड़ नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाइए और मैं ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो ये कहकर उसने वज़रा को वापस भेज दिया। और इसी तरीके से बादशाह सलामत ने फिर और तरीके भी इख्तियार किए,
लेकिन दाई इस बात को कभी तस्लीम नहीं कर सकती थी, क्योंकि हकीकत तो कुछ और थी। जब ये बात बादशाह सलामत तक दोबारा पहुंची तो बादशाह सलामत को इंतहाई गुस्सा आया और उसने हुक्म दे दिया कि सिपाहियों को कि जाओ उसको पकड़ कर ले आओ और मेरे दरबार में लाकर उसकी इतनी पिटाई करो कि जब तक वो मान ना जाए उसकी खूब पिटाई की जाए। तो दाई को पकड़कर लाया गया और बादशाह सलामत के सामने उसकी भरपूर तरीके से पिटाई की गई और वो उठने के और चलने के काबिल भी ना रही। लेकिन सिपाही उसको मारने के दर पे थे और उसको उस वक्त तक ना छोड़ने का हुक्म था कि जब तक वो ना मान जाती। आखिर दाई तंग आकर उसने बादशाह सलामत को सच सच बता दिया कि बादशाह सलामत, जिस लड़की का रिश्ता आप तलब कर रहे हैं दर हकीकत ये वो शहज़ादी है जो आपके यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन उसको कत्ल नहीं किया गया और मैं उसकी परवरिश कर रही हूँ। तो बादशाह सलामत को इंतहाई गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपने बेटे को तलब किया और कहा कि जाओ अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और लेकर वहाँ ले जाकर उसका गला काट दो, उसकी आंखें निकाल कर और उसका खून जो है वो मेरे पास लेकर आओ। अब बादशाह सलामत का जो बेटा था शहज़ादा, वो अपनी बहन को कैसे कत्ल कर सकता था? उसका प्यार भी जागा और उसने अपनी बहन को ये कैसे कत्ल करूं और किस तरीके से मैं उसको लेकर जाऊं, ये सोचता रहा। लेकिन उसको हुक्म था, वो अपनी बहन को लेकर जंगल में चला जाता है और उसकी बहन भी अपने भाई से इंतहाई प्यार करती थी और वो कहती है कि भैया आप मुझे कत्ल कर दीजिए और मेरा खून और मेरी आंखें निकाल कर जो है वो आप ले जाएं। लेकिन भाई ऐसा कर नहीं सकता था। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जंगल में चली जाओ और किसी न किसी जगह पे किसी न किसी मुकाम पर तुम पहुंच जाओगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन दोनों में ये तकरार चलती रही। बिल आखिर शहज़ादी इस बात पर मान गई कि उसके भाई ने उसको कत्ल ना किया और उसको जंगल में छोड़कर किसी हरन का शिकार करता है और शिकार करने के बाद उस हरन की आंखें निकालता है और उसका खून निकालकर बादशाह सलामत के पास पहुंच जाता है। बादशाह सलामत आईना मंगवाते हैं और वो आँखों का भरपूर तरीके से जायज़ा लेते हैं और वो देखते हैं कि इन आँखों का रंग और मेरी आँखों का रंग जो है वो एक जैसा है और उन्होंने खून भी चेक किया। उसके बाद उनको इत्मीनान हो गया कि अब शहज़ादी इस दुनिया में नहीं है, उसको हलाक कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे क्या होता है? दिन गुज़रते जाते हैं। शहज़ादी जंगल में पत्ते खाकर घास फूस खाकर अपना गुजारा करने लगी और उसके तन पर जो कपड़े थे वो भी वक्त के साथ साथ बोसीदा हो गए, वो भी फटना शुरू हो गए और यहाँ तक कि वो सारे के सारे कपड़े ख़त्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल कपड़ों के बग़ैर उस जंगल में होती है और वो कभी दरख्त के पत्तों के साथ अपने जिस्म को छुपाती थी और इस तरीके से अपने वक़्त को गुजारती रहीं। कुछ ही वक्त गुज़रने के बाद उस जंगल से एक और काफ़िला गुज़रा, तो उस काफ़िले में भी बादशाह सलामत मौजूद थे किसी दूसरे मुल्क के, और वो ऐसे ही सस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे आते हैं और उसी दरख्त के ऊपर वो शहज़ादी अपने आप को पत्तों में ढांपे हुए उस दरख्त के ऊपर बैठी होती है। तो बादशाह सलामत उस घने दरख्त की छाँव में थोड़ा सा आराम करने की खातिर अपनी चादर नीचे बिछाते हैं और बिछाने के बाद वो उस पर जैसे ही लेटते हैं तो उनकी जो आंखें थी, उनका जो चेहरा था वो आसमान की तरफ हुआ। तो क्या देखते हैं कि दरख्त की शाख के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। तो जैसे ही वो देखते हैं तो वो एकदम उछलकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कोई परी हो, जिन हो या इंसान हो, जो भी कुछ हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मैं एक लाचार बेसहारा लड़की इंसान हूँ, लेकिन मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, मैं अपने जिस्म को छुपाने से कासिर हूँ।
तो आप इस तरह कीजिए कि सबसे पहले आप ये अपनी बिछी हुई चादर जो है वो मुझे दीजिए ताकि मैं अपने जिस्म को छुपाकर नीचे आ सकूं। तो बादशाह सलामत ने जल्दी से उसका एक गोला सा बनाया और उसकी तरफ उछाल दिया और वो शहज़ादी ने जैसे तैसे करके उसको अपने जिस्म के ऊपर लपेटा और अपने जिस्म को ढांप कर दरख्त से नीचे उतर आती है। जैसे ही दरख्त से नीचे उतरती है, बादशाह सलामत उस शहज़ादी को देखते ही उस पर फ़रिफ्ता हो जाता है और बादशाह सलामत कह उठता है कि मेरी पूरी सल्तनत में ऐसी खूबसूरत और हसीना लड़की मौजूद नहीं है। तो वो साथ ही उसको कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अंधे को क्या चाहिए? अंधे को चाहिए 2 आँखें। उसको तो यकीनन ऑलरेडी ही एक सहारे की ज़रूरत थी। तो शहज़ादी ने हामी भर ली। तो बादशाह सलामत शहज़ादी को अपने यहाँ अपनी सल्तनत में ले जाता है और ले जाने के बाद वो वज़ीर के घर जाता है और वज़ीर को बोलता है कि ये आज से तुम्हारी बेटी है और मैं अपना रिश्ता भेजूँगा और इसके साथ मेरा रिश्ता हो के मेरा निकाह और मेरी शादी हो जाएगी। तो वज़ीर ने कहा जो हुक्म, और ये करने के बाद वो अपने महल में चला जाता है। अगले दिन वो वज़रा और अपने वकील को उस वज़ीर के घर भेजकर अपना रिश्ता मांगता है और उसके बाद मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद शादी हो जाती है। अब वो शहज़ादी से मलका बन जाती है। तो वक़्त गुज़रते गुज़रते उनके यहाँ अल्लाह ताला एक बेटा अता फ़रमाता है। तो जैसे ही वो एक बेटा होता है तो उस वक़्त बादशाह सलामत उस मलका आलिया से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा माजरा क्या है, तुम वहाँ कैसे पहुँची थी? तो मलका ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसको न बताया। फिर वक़्त गुज़रता रहा, अल्लाह ताला ने उनके यहाँ एक और बेटा अता फ़रमाया। तो बादशाह सलामत ने बेटे की पैदाइश पर फिर से वही सवाल किया और इसरार किया कि मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? तो तब मलका आलिया ने बहुत ही रंजीदा और गमनाक लहजे में अपनी दास्तान सुनाते हुए उस बादशाह सलामत को कहा कि मैं फ़लाँ मुल्क के बादशाह की बेटी हूँ। दर हकीकत मेरे वालिद को बेटियों से इंतहाई नफ़रत है, तो उन्होंने मुझे हलाक करवाने के लिए मेरे भाई को मेरे साथ भेजा था, लेकिन वो मुझे जंगल में छोड़कर चला गया क्योंकि वो मेरा भाई इंतहाई मुझसे मोहब्बत करता था, क्योंकि वो मुझे हलाक नहीं कर सकता था। तो ये मेरी कहानी है। तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या दर्स मिला? इस कहानी से हमें ये दर्स मिला है कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी जो ज़िंदगी लिख दी है, हमने वो ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी है और हमें चाहिए कि हमें अपनी बेटियों से भरपूर तरीके से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी 4 बेटियाँ मौजूद हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और इसके बारे में ये भी है कि जिसके यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला कहता है कि इसके ये बाप के साथ बेटा होगा, लेकिन जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके साथ मैं हूँ। तो दोस्तों, याद रखें कि बेटियों की बहुत ही इज़्ज़त और कदर व मंजिलत है और हमारी ज़िंदगी उतनी ही गुज़रेगी क्यों जितनी हमारी अल्लाह ताला ने लिख दी है। ना कोई हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है उस वक्त से पहले जब तक वो अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए। तो हम इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे और हम अपनी बेटियों की और बहनों की कदर भी करेंगे। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला है और इंशाअल्लाह हम इस पे भरपूर तरीके से अमल भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप ये स्टोरी दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे और आप उससे भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।